वेलकम गाइस SSCI की यूट्यूब चैनल। SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए करंट जी के लेके आया हूँ। पूरा मार्च का टॉपिक कवर करेंगे। पूरा मार्च में जितने इवेंट्स हुए हैं वो सारा कवर करेंगे बारी से। ये आपके करंट जी की पहली क्लास है जिसमें हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। और इसमें मैं आपको जो हमारा नेशनल लेवल का जो व्यू है, नेशनल लेवल की जो करंट हैं उनको कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने लिखा है हेडिंग में राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय परिदृश्य। उसके बाद आगे जो है देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन एवं एम्स नई दिल्ली के दिशा निर्देश जो जारी किए गए थे उनके बारे में है। और उसी पे एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर दिया है 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री ने देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की। यह कब तक के लिए है, कब तक के लिए लागू रहेगा? उसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 14 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020, 18 अप्रैल 2020, 12 अप्रैल 2020। तो आप लोगों को सबको पता है ये ऑप्शन करेक्ट है, 14 अप्रैल 2020 तक था। और इसके बाद हम इसी से रिलेटेड चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इससे जो रिलेटेड तथ्य था वो देखिए क्या क्या है। पहली बात तो इसमें 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। यह है 24 मार्च 2020 को 12 बजे रात में लागू हुआ था। ठीक है, आपको याद होगा। तो ये रात में लागू हो गया था। 25 से पूरा सारा चीज़ें बंद हो चुकी थी। 25 से कंटिन्यू था 14 अप्रैल तक। ठीक है, और दूसरा है 21 दिन का यह लॉकडाउन 14 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगा। फिर तीसरा है यह लॉकडाउन कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार को रोकने के लिए किया गया है। अब ये लॉकडाउन इसीलिए किया गया था कि भाई कोरोना वायरस जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था उसे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे ये स्प्रेड करने से रुके, इसके लिए लॉकडाउन किया गया था। अब लॉकडाउन क्या है उसके बारे में जानिए। यह लोगों को एकत्रित होने पर लगाया गया प्रतिबंध है। मतलब लॉकडाउन में क्या होता है, लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जाता और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था। ठीक है, हालांकि लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं बहाल रहती हैं। ठीक है, लॉकडाउन बोलते हैं तालाबंदी, हिंदी में बोलते हैं तालाबंदी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है बाय गवर्नमेंट, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट रहती हैं, चालू रहती हैं, वो सुविधाएँ मिलती जाती हैं। ठीक है, महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले में लॉकडाउन घोषित कर सकते हैं। ठीक है, महामारी रोग अधिनियम जो 1897 है उसके अनुसार जो CMO होता है वो आपका लॉकडाउन घोषित कर सकता है। अब ये तो हो गई लॉकडाउन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या है कोविड-19 क्या है उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे। कोविड-19 यह एक संक्रामक बीमारी है जो हाल ही में खोजे गए एक नए वायरस नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैलती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार यह बीमारी निम्न प्रकार से फैलती है। कैसे फैलती है? जब इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसकी छींक, यहाँ लिखा है ना, उसकी छींक और लार की बहुत सारी बूंदें हवा में फैल जाती हैं या जमीन या आसपास की सतहों पर गिर जाता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति छींकते या खांसते समय रोगी के पास खड़ा है या उन सतहों को छूता है जहां पर यह बूंदें फैली हैं तो उनके हाथ के थ्रू ये उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इन एरिया को छूता है। ठीक है, वो संक्रमित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से 1 मीटर से कम दूरी के भीतर है तो संक्रमण फैलाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है, वो आप 1 मीटर से ज़्यादा ही मेंटेन करें, 1.5 से 2 मीटर कम से कम मेंटेन करें, जिससे ये बीमारी आप तक ना पहुँचे। यही था इसमें। अब आइए हम देखते हैं आगे का पेज। उस व्यक्ति का क्या होता है जो इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इसमें यह दिया है कि उस व्यक्ति का क्या होता है जो इस बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है अधिकतर व्यक्तियाँ
व्यक्तियों 80% को किसी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः ठीक हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति 20% से कम जो है अस्पताल इलाज कराने की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम व्यक्तियों को आईसीयू में इलाज करने की आवश्यकता होती है, जो इसमें डिटेल में बताया हुआ है वो यही है। इसके सामान्य लक्षण क्या है? बुखार, गले की खराश, खांसी, सांस की तकलीफ, ठीक है। और दूसरा क्या है? किसी भी वायरस संक्रमण के लक्षण जैसे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा आदि के समान, ये सारा मिला के ये कोरोना वायरस का जो लक्षण है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। इसके बचाव के तरीके थोड़ा बहुत जो टिप्स हैं वो यहाँ इन्होंने बताए हैं, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे बचाव के क्या तरीके हैं वो दिखते हैं। देखिए बचाव के क्या तरीके हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अपने हाथों को अल्कोहल आधारित द्रव्यों सैनिटाइजर से हाथ साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं। अपनी आँखों, मुंह या नाक को छूने से बचें। अभी जो अल्कोहल आधारित है, इसमें जो अल्कोहल है वो 70%, 60%, 70% प्लस होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और जनरली वही सैनिटाइज़र अच्छा काम करता है। 60% से ज़्यादा हो, 70% से ज़्यादा हो, मिनिमम 60% तो रहता ही है, ठीक, लेकिन 70% वाला काफ़ी सेफ़ है। तो इस तरह के सैनिटाइज़र से आपको हैंड वॉश करना है, ठीक है। और आगे है कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल हेतु पैनल गठित की गई थी, ठीक है। उसके बारे में है इसमें क्वेश्चन है इसके बेस पे। मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल कर किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था। सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया था, तो इसके बारे में है। तो यहाँ पे देखिए पीके मिश्रा जो हैं उनकी अध्यक्षता में हमने पैनल गठित किया था, ये रहे। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं इसका पूरा डिटेल है जो एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको एक 1 बाय 1 बताता हूँ। पहला है मार्च 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने और 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया था, ठीक है। उच्च स्तरीय पैनल गठित किया था और इसके बाद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे। ये इस पैनल के बारे में है जो बता रहा हूँ मैं 1 बाय 1। अब इस पैनल का क्या काम रहेगा, क्या रोल रहेगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। उच्च स्तरीय पैनल स्वास्थ्य देखभाल में सुधार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उपाय सुझाएगी, ठीक। इस पैनल में अलग अलग कार्यबल होंगे, ठीक है। प्रत्येक समूह में 6 सदस्य हैं। इसमें सभी 20 सचिवों और 40 अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। अर्थव्यवस्था और कल्याण पैनल आर्थिक मामलों के सचिव के अधीन कार्य करेगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था और कल्याण पैनल आर्थिक मामलों के सचिव के अधीन कार्य करेगा। यह पैनल निर्धन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाओं का भी सुझाव देगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पाल के नेतृत्व में एक और कार्यकारी समूह का गठन किया गया है। यह पैनल चिकित्सा उपकरणों, दवाओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने और अस्पताल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएगी। तो ये आपकी कमेटी के बारे में पूरा डिटेल हो गया, जो बारी बारी से मैंने आपको बता दिया है। पीके मिश्रा जी जो इसके हेड हैं, उनके अंडर में ये टीम वर्क करेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कोविड-19 से निपटने में। ये रहा कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। अब बीमा योजना के बारे में बताया गया, जो कोविड-19 में जो लोग लगे हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कोई ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ, तो गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए कर रखा है वो बीमा योजना के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 29 मार्च 2020 को प्रश्न है, 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिन की अवधि हेतु कितना राशि बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है बारी बारी से कि भाई वो अमाउंट जो है 50 लाख बीमा कवर करेंगे लोग,
जो मैं जानता हूँ। इसमें जो सी ऑप्शन है, इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट है। 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या फैक्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला फैक्ट है 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बीमार लोगों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित बीमा योजना को मंजूरी दे दी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित लगभग 22.12 लाख सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मियों को 90 दिनों की अवधि हेतु 50 लाख बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से ऐसे स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं जो कोविड-19 से ग्रस्त मरीजों की देखभाल में लगे हैं, जैसे नर्सेस हैं और भी बहुत सारे जो स्टाफ हैं जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, वो सारे लोगों को ये कवर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही बीमा सुरक्षा लाभार्थी द्वारा पहले से ली गई अन्य बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त होगा। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा उनका बीमा कवर करेगा जो पहले से अगर उन्होंने कोई पॉलिसी ले रखी है, जैसे बहुत सारे लोग मेडिकल का पॉलिसी ले रखे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके अलावा ये कवर रहेगा। उसमें उसकी ये नहीं कि उसके अंडर में हो जाएगा कि उसी पे ये अलग से डिप्लॉय होगा, वो अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज जारी जो हुआ है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, 1.7 लाख करोड़, 1.70 लाख करोड़, यहाँ है सी ऑप्शन है 1.80 लाख करोड़ और डी ऑप्शन है 1.90 लाख करोड़। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 1.70 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब इससे जो जुड़े तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको मैं बताता हूँ वन बाई वन। पहला, 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करने के उद्देश्य से गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में क्या क्या शामिल है वो देखिए। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना के तहत 50 लाख का बीमा कवर किया जाएगा। ये तो मैंने पीछे भी बताया। ठीक है, वो पैकेज इन्होंने ही अनाउंस किया था। ठीक है, अब आइए आगे। 80 करोड़ गरीबों को अगले 3 माह तक हर माह 5 किलोग्राम गेहूँ, ठीक है, चावल पसंद की 1 किलोग्राम दाल मिलेगी, ये घोषणा हुई थी। उसके बाद 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 माह तक 500 रुपये मिलेंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया था, ये आपको पता ही होगा। और 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगजनों को 1000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, और आगे है पीएम किसान योजना के तहत अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2000 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है। इस पैकेज के तहत 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों, मतलब जो भी फैक्ट्रीज हैं छोटी बहुत और इंस्टीट्यूट हैं या जहाँ पे भी 100 लोगों से कम लोग काम करते हैं, उन्हें 15,000 रुपये से कम पाने वाले कर्मचारियों को अगले 3 महीनों के दौरान उनके पीएफ खातों में उनके मासिक पारिश्रमिक का 24% भुगतान करने का भी प्रस्ताव है। अगर किसी मतलब जो भी पीएफ हमारा कटता है, जब हम जॉब करते हैं तो हमारा पीएफ कटता है 12%, हमारे अकाउंट से हमारी सैलरी से काटा जाता है, 12% कंपनी देती है। तो ये सारा पूरा ये अपना गवर्नमेंट पे करेगी जिनका सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनके लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके तहत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अगले 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। सिलेंडर आप लोगों को कहीं एक मिल भी रहा होगा, जिसके यहाँ पे जिस एरिया में होंगे वहाँ पे सिलेंडर मुफ्त मिल रहा होगा। ठीक है, 3 सिलेंडर, ऐसा मैंने सुना है। और फिर नेक्स्ट है, इसके अलावा केंद्र सरकार ने निर्माण श्रमिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकारों को भवन
और निर्माण श्रमिक कोष का उपयोग करने का आदेश दिया है। ठीक है, ये रिलेटेड फैक्ट्स है तो मैंने बता दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कोविड-19 स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया, उसके बारे में क्वेश्चन क्या है। 26 मार्च 2020 को किसने कोविड-19 स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसरो है, DRDO है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जैव प्रौद्योगिकी है। अब इसमें जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इससे जुड़े हम फैक्ट पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, ये रहा। इसमें 26 मार्च को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स का गठन शोध एवं विकास प्रयोगशाला अकादमी स्टार्टअप एवं MSME को मिलाकर किया गया है। यह टास्क फोर्स डायग्नोस्टिक टेस्टिंग देखभाल स्वास्थ्य देखभाल संबंधी तकनीकी उपकरण मुहैया कराने को लेकर बाजार पर आधारित समाधान की दिशा में वर्क करेगा। ठीक है, क्या मतलब इक्विपमेंट चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए ये टास्क फोर्स वर्क करेगा। इनमें मास्क, अन्य सुरक्षात्मक सामग्री शामिल है, जैसे सैनिटाइजर, स्क्रीनिंग के लिए किफ़ायती किट्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजनेटर। ठीक है, ये सारे हैं। और टास्क फोर्स में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अलावा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ICMR, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, CSIR, अटल इनोवेशन मिशन, लघु और मध्यम मंत्रालय, स्टार्टअप इंडिया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि शामिल है। ये सारा पूरा इस टास्क फोर्स में पूरे इतने लोग शामिल हैं। ठीक है, ये याद रखने की बात है कि कौन कौन सा टीम यहाँ पे मिलकर वर्क कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। श्रमिक भरण पोषण योजना। ये श्रमिक भरण पोषण योजना 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 5,97,000 निर्माण श्रमिकों के खातों में धनराशि RTGS के माध्यम से स्थानांतरित की थी, ट्रांसफर की। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन से प्रभावित प्रत्येक श्रमिकों की कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी, ये योगी आदित्यनाथ जी ने दिया था। पैसे ट्रांसफ़र किए थे अकाउंट में, आपको याद होगा 1000 रुपीज़ लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया था, हर किसान के, कई किसानों के अकाउंट में। तो इससे संबंधित फैक्ट क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो मैं यहाँ 1 by 1 बताता हूँ आपको। 25 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 5,97,000 निर्माण श्रमिकों के खातों में 1,000 रुपये की धनराशि RTGS के माध्यम से ट्रांसफर की। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग तथा दिव्यांगजन विभाग को विभिन्न पेंशन योजनाओं तथा वृद्धावस्था निरसित महिला दिव्यांगजन को त्रैमासिक पेंशन के भुगतान हेतु निर्देशित किया। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार प्रतिदिन कमाने वालों को जो डेली मतलब कमाते हैं लोग, काफ़ी लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला वाला वर्क करते हैं, सामान ढोते हैं, सामान उतारते हैं, ये सारे लोगों को क्या प्रोवाइड किया है, 1 माह का खाद्यान्न जिसके अंदर 20 किलो गेहूं एवं 15 किलो चावल प्रदान किया जा रहा है, ये चलाई देगी। उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 23 मार्च 2020 को पंजीकृत भवन निर्माण श्रमिकों हेतु आपदा राहत सहायता योजना अधिसूचित की थी। इसका उद्देश्य ऐसी स्थिति में दैनिक मजदूरी करने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भरण पोषण हेतु आपदा काल में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस बोर्ड द्वारा सभी जिलों के 203.77 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया। ठीक है, ये हो गया इसका डिटेल। अब आगे हम बढ़ते हैं विषयवार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन 3 मार्च 2020 को 3 मार्च 2020 को जारी हुई विषयवार QS वर्ल्ड रैंकिंग
के अनुसार दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल भारतीय संस्थान कौन से हैं। ठीक है, उसका ऑप्शन है, हमारे यहाँ कोई शामिल था कि नहीं शामिल था। ठीक है, ये QS का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, क्वार्टरली साइमंड्स होता है। ठीक है, जो रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसकी होती है। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। इसमें जो ऑप्शन है डी, इसमें कोई किसी को शामिल नहीं किया गया है, उसका मैं डिटेल 1 बाय 1 आपको बताता जाता हूँ, वो आप देखें। तीन मार्च 2020 को QS क्वार्टरली साइमंड्स ने विश्ववार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की। QS एक वैश्विक हायर एजुकेशन पिंक टैंक समूह है। ठीक है, ये आपका QS जो है वैश्विक हायर एजुकेशन मतलब इंटरनेशनल पे हायर एजुकेशन का जो है उसका एक विशेष समूह है। ठीक है, रैंकिंग क्या है इसकी? रैंकिंग के अनुसार IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली दुनिया भर के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल हैं। ठीक है, IIT बॉम्बे की 44वीं रैंक है। ठीक है, और IIT दिल्ली की 47वीं रैंक है वर्ल्ड में। ठीक है, शीर्ष 100 में 5 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग मिली है, जबकि 2019 की रैंकिंग में केवल 3 को मिली थी। किसको किसको मिली थी? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली तथा IIT मद्रास को शीर्ष 100 में जगह मिली थी। इस वर्ष की रैंकिंग में IIT खड़गपुर को 86वां मिला और IIT मद्रास को 88वां तथा IIT कानपुर को 96वां स्थान मिला है। मतलब 2 इसमें ऐड हुए हैं, टोटल 3 ऐड हुए हैं। कला और वानिकी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU को 162वां स्थान मिला, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को 231वां स्थान मिला है। ठीक है, ध्यातव्य है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाई सब्जेक्ट 13,138 इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के प्रदर्शन के लिए व्यापक गाइड है। ये प्रोग्राम 83 स्थानों पर स्थित 1386 विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा अध्ययन कार्यक्रम के रूप में अपनाए गए। ठीक है, ये इसके बारे में फैक्ट था, जो भी QS के बारे में था, पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई, किसकी कितनी रैंक है। अब आगे का देखते हैं, CDP की बात करते हैं। भारत वार्षिक रिपोर्ट। हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट COP द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTi के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाली कंपनियों के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, ये था, इसमें इसको 5वां स्थान मिला है। ये ऑप्शन सही है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है वो मैं बताता हूँ। 20 जनवरी 2020 को गैर लाभकारी संगठन कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट द्वारा भारत वार्षिक रिपोर्ट 2019 इंडियन एनुअल रिपोर्ट 2019 जारी की गई। रिपोर्ट में कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन COP जो है कार्बन उत्सर्जन रेटिंग करता है कि भाई कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जित कर रहा है, कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, उसका है। कम करने से संबंधित गतिविधियों का आकलन किया गया है। ध्यातव्य है कि विज्ञान आधारित लक्ष्य SBT लक्ष्य पहल कंपनियों के उनके ग्रीन हाउस गैस, देखिए यहाँ पे आ गया, ग्रीन हाउस गैस की कटौती की मात्रा तीव्रता की आवश्यकता के माध्यम से भावी प्रगति का स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने वाली कंपनियों की संख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका 135 कंपनियों के साथ पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर यहाँ पर है अमेरिका। ठीक है, इस संदर्भ में जापान 83 कंपनियों के साथ और यूनाइटेड किंगडम UK 78 कंपनियां और फ्रांस 51 कंपनियों का क्रमशः दूसरा, तीसरा एवं चौथा स्थान है। इस संदर्भ में भारत 38 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर है। ठीक है, ये रहा COP का रिपोर्ट जिसमें भारत को 5वां स्थान मिला है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसमें है जनवरी 2020 में भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? IIM कोझिकोड, IIM कोलकाता, IIM दिल्ली, IIM मद्रास।
इसमें आंसर हो गया आपका उत्तर ए। ठीक है, कोझिकोड कहाँ पे है? ये केरला में है। ठीक है, कोझिकोड केरला में है। अब इसके बारे में जो रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। 16 से 18 जनवरी 2020 को भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक, कोझिकोड IIM कोझिकोड केरल में भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। ठीक है, साथ ही प्रधानमंत्री ने IIM कोझिकोड में स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया। ठीक है, उक्त सम्मेलन में 100 से अधिक विश्व स्तरीय अनुसंधान पत्र प्रस्तुत किए गए। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल थी जो मैंने बता दी है आपको। अब आगे देखते हैं। वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक Q3 2019 में क्या था इसका? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही 2019 में किस भारतीय शहर को 14वां स्थान मिला है? इसमें ए ऑप्शन सही है, हैदराबाद को मिला है। ठीक है, इससे जनवरी 2020 में नाइट फ्रैग द्वारा वैश्विक आवासीय शहर सूचकांक तृतीय तिमाही 2019 को जारी किया गया। सूचकांक में विश्व के 150 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें से हैदराबाद को 14वां स्थान मिला था। ठीक है, सूचकांक में बुडापेस्ट हंगरी फर्स्ट और जियान चीन को सेकंड स्थान मिला है। ठीक है, सूचकांक में भारतीय शहर हैदराबाद तेलंगाना को 14वां स्थान मिला, बता चुका हूँ मैं। सूचकांक में शामिल अन्य भारतीय शहर दिल्ली को 73वां, बेंगलुरु को 94 और अहमदाबाद को 108वां स्थान मिला है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड फैक्ट थे। नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक का प्रवेश। ठीक है, सुपरविजन का वर्ग जो है हिंद महासागर कमीशन में जो है उसमें कौन सी कंट्री ने एंट्री मारी है वो देखेंगे। हाल ही में किस देश को हिंद महासागर में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में प्रवेश मिला है? तो अपने इंडिया को मिल गया है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है, भारत को। इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है? 6 मार्च 2020 को IOC इंडियन ओशन कमीशन के मंत्रियों द्वारा सेशल्स में सम्मेलन के दौरान भारत को इस आयोग का 5वां पर्यवेक्षक निर्णय लिया गया है। 5वें पर्यवेक्षक बनाने के लिए सुपरविजन वर्ग दिया जाएगा। पिछले महीने भारत द्वारा पर्यवेक्षक के रूप में दर्जा प्राप्त करने हेतु विचारार्थ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हिंद महासागर आयोग की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। इस आयोग में सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप, फ्रांस का विदेशी क्षेत्र शामिल है। ठीक है, जो इनको देख रेख करते हैं पूरे हिंद महासागर का। भारत सहित वर्तमान में इस आयोग में 5 पर्यवेक्षक चीन, यूरोपीय संघ, माल्टा एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफोनी हो गए हैं। ठीक है, और एक पर्यवेक्षक के रूप में भारत के इस आयोग में शामिल होने का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि आयोग पश्चिमी अफ्रीकी हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संस्थान है। ठीक है, इस कदम से भारत पूर्वी अफ्रीका के देशों के साथ अधिक सुरक्षा सहयोग का नेतृत्व करेगा। यह पश्चिमी हिंद महासागर में द्वीपों के साथ भारत के सामूहिक जुड़ाव को सुविधा प्रदान करेगा। इससे फ्रांस के साथ भारतीय सहयोग में वृद्धि होगी। फ्रांस का इसमें मजबूत एवं अहम योगदान है। इस संबंध से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना सागर 2015 सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा विकास को भी बल मिलेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। अब आ जाइए नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में, उसमें देखते हैं। फरवरी 2020 में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, CSIR नई दिल्ली, IISc बेंगलुरु, TIFR मुंबई, IIT बॉम्बे। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, CSIR नई दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। फरवरी 2020 में नेचर रैंकिंग इंडेक्स जारी किया गया था। सूचकांक में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 के मध्य अनुसंधान संस्थानों को उनके कुल अनुसंधान प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। जो भी रिसर्च होते हैं और कितने रिसर्च होता है, रिसर्च परफॉर्मेंस क्या होता है, उसके अनुसार ये रैंकिंग दी जाती है।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली को सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बेंगलुरु जो है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc दूसरे स्थान पर है, इसको दूसरा स्थान मिला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। सूचकांक में स्थान पाने वाले अन्य संस्थान होमी भाभा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास आदि हैं। ठीक है, ये इसके बारे में रिलेटेड जानकारी थी। नेक्स्ट, इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2020। 7 मार्च 2020 के मध्य इंडिया फार्मा तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर हेडी गांधीनगर आप जानते ही हैं कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, इससे फैक्ट जो है 5 से 7 मार्च 2020 के मध्य इंडिया फार्मा इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय क्या है, थीम क्या है? इंडिया फार्मा किफ़ायती गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य मंत्रालय देखभाल की चुनौतियाँ का मुकाबला तथा इंडिया मेडिकल डिवाइस सार्वभौमिक स्वास्थ्य का देखभाल के लिए किफ़ायती, उत्तरदायी तथा गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा उपकरणों का प्रोत्साहन देना है। ठीक है, गुजरात इस सम्मेलन का पार्टनर राज्य है। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, स्वास्थ्य निदान, अस्पताल तथा सर्जरी के उपकरणों को शामिल करके उपभोक्ता केंद्रित विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। इसका आयोजन रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल FICCI जिसको बोलते हैं से किया गया। गौरतलब है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा की दृष्टि से विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा बाजार है। ये याद रखने की चीज़ें हैं। आप लोग इसमें जो फैक्ट्स बताए जा रहे हैं वो कॉपी में ज़रूर नोट करते जाइए, जिससे आपको फिर आपको फिर से याद न रखना पड़े या फिर से पढ़ना ना पड़े। इसके बहाने आप कोई एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। ठीक है, भारत संपूर्ण विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। ठीक है, भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग $5.2 बिलियन का है। यह 96.7 बिलियन भारतीय स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में 4 से 5% का योगदान करता है। इस सम्मेलन में संपूर्ण विश्व के लगभग 5000 फार्मास्यूटिकल्स तथा जैव प्रौद्योगिकी प्रोफेशनलों ने भाग लिया था। ठीक है, ये इसके बारे में पूरा डिटेल है। हमारा जो आज का मेडिकल का जो दवाई प्रोडक्शन का जो है वो काफ़ी अच्छा है। देश को भी कोविड-19 के लिए HCQ प्रोवाइड करा रहे हैं, मलेरिया वाली दवाई जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड करा रहे हैं कंटिन्यू। काफ़ी कंट्री में हमने एक्सपोर्ट किया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं CAA के खिलाफ याचिका। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र को कौन सी एजेंसी भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? ठीक है, तो यहाँ पे C ऑप्शन सही है, UNHRC, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये क्या करता है, देश में जो भी पूरे विश्व में जो भी ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके हक के लिए ये परिषद काम करता है, ये काउंसिल काम करती है। ठीक है, किसी को कोई टॉलरेट ना करे या कोई प्रॉब्लम हो रही है वैश्विक लेवल पे, तो ये उसे हाईलाइट करते हैं और उसकी यहाँ पे सुनवाई होती है, उसे ये सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इससे फैक्ट क्या है, 3 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर याचिका दायर कर दी है। परिषद का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून मुस्लिमों को दंडनीय कर सकता है। ठीक है, इनका कहना है यह हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बैचलेट जेरिया द्वारा किया गया है। ठीक है, मानवाधिकार आयुक्त कौन है? मिशेल बैचलेट जेरिया। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नोट करते जाना है। किसने ये आगे देखते हैं हम इसके। वहीं दूसरी ओर भारत का क्या कहना है, इस पर क्या रिएक्शन है वो देखिए।
वहीं दूसरी ओर भारत का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है, कोई भी बाह्य संस्था पार्टी भारत के इस आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम संबंधी कई मामले सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हैं, जिस पर सुनवाई अभी जारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई, यह आप नोट कर लें, लिख लें, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लें। इसका कार्य दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन की स्थितियों को दूर करना है। मैंने बताया ऑलरेडी कि जो ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस है या कुछ भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको ये लोग हाईलाइट करते हैं और इसको समाधान करते हैं। ध्यातव्य है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 का संबंध पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से है। ठीक है, ये इसके बारे में डिटेल था। अब आइए आगे। 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो 2020, 4 मार्च 2020 के मध्य 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? ठीक है, ये उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी के नए आयाम, सतत विकास के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी, लघु उद्यमों के विकास के लिए नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी, विभक्त रूप से कोई नहीं। तो इसमें ये ऑप्शन सही है आपका, उद्योग 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में नए आयाम। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं क्या क्या है। 2 से 4 मार्च 2020 के मध्य 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन और प्रदर्शनी बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। ठीक है, ये आप नोट कर लें। ये जो 11वें बेंगलुरु इंडिया नैनो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो कर्नाटक में प्रदर्शनी इतने से इतने तारीख के बीच में आयोजित की गई, उसके बारे में। इस कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या था? उद्योग के 4.0 के लिए नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी में नए आयाम, न्यू डायमेंशन इन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्री 4.0। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कर्नाटक सरकार और जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ने अन्य सरकारी संस्थानों और कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ मिलकर किया। JNCSR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थनारायण, ये नोट कर लीजिए, ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न प्रोफेसर CN राव के साथ किया। इसमें JNCSR ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से संबंधित संक्रमण से निपटने के लिए अभिनव रूप से संबंधित अनुसंधान कार्य, पर्यावरण के अनुकूल बैटरी और कृषि क्षेत्र के लिए विकसित नैनो तकनीकी का उपकरण प्रदर्शन किया। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी थी। अब आगे आते हैं ET ग्लोबल बिजनेस समिट। ET ग्लोबल बिजनेस समिट 7 मार्च 2020 को ET ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ हुआ? वो आपके सामने है, जयपुर है, नई दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है। 4 ऑप्शन में से आपका नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड? 6 से 7 मार्च 2020 को ET ग्लोबल बिजनेस समिट 2020 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय है सृजन के लिए सहयोग, खंडित विश्व में सतत विकास, कोलैबोरेट टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन ए फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। 6 मार्च को 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ 4 मार्च 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, ये नोट कर लीजिए, कौन है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस चरण के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला है कि इस चरण में देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक रहेगी। दूसरे चरण में 2,40,881 करोड़ रुपए की राशि परिव्यय होगी। खुले में शौच मुक्त ODF प्लस के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन परिणाम संकेतों के आधार पर की जाएगी। तो इसमें C ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे चरण में 2,40,000
881 करोड़ रुपए की राशि प्रयोग की जाएगी। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। इसके लिए हम देखते हैं आगे का फैक्ट कितना है, क्या है। उसकी जगह पर 2,40,881 करोड़ की जगह पे 1,40,881 करोड़ रुपये प्रयोग की जाएगी, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। ठीक है। ये 4 मार्च 2020 को इसका फैक्ट देखते हैं। 4 मार्च 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रसार और परामर्श कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। दूसरे चरण में फोकस शौचालय, ठीक है, पहुंच और उपयोग के मामले में विगत 5 वर्षों में कार्यक्रम के तहत लाभ को बनाए पर रखने पर होगा। ठीक है। इस चरण में देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभावित हो तरल अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की अवधि अब 2020-21 से 2024-25 तक होगी। मिशन मोड में संचालित इस चरण में 1,40,881 करोड़, जो मैंने बताया, की राशि प्रव्यय की जाएगी। इस राशि में 52,497 करोड़ रुपए की राशि पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट से आवंटित की जाएगी। शेष राशि 15वें वित्त आयोग NIGS और राजस्व सृजन मॉडल के तहत विशेष रूप से ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जारी की जा रही निधियों से प्राप्त होगी। ठीक है। खुले में शौच मुक्त ODF प्लस के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जैव क्षरण योग्य ठोस प्रबंधन, पशु अपशिष्ट प्रबंधन सहित ग्रे वाटर प्रबंधन और फैकल कीचड़ प्रबंधन के लिए उत्पादन परिणाम संकेतकों के आधार पर की जाएगा। कार्यशाला के भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च, ये भी नोट कर लीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यूनिसेफ और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स का एक फाउंडेशन है जो वर्क करता है। ये बिल गेट्स का है और मेलिंडा जो है उनकी बीवी का नाम है। ठीक है। ये फाउंडेशन काफ़ी डोनेट करता है। अभी WHO को भी डोनेट करता है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है हमारा, उस पर भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा खासा है अमेरिका में। ठीक है। ये अपना अलग डोनेट करते हैं, अमेरिका अपना अलग कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे द्वारा ग्रामीण महिलाओं पर स्वच्छ भारत मिशन की प्रभाव का एक अध्ययन जारी किया गया है। ठीक है। इसका शीर्षक है अध्ययन ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा स्वाभिमान पर स्वच्छ भारत मिशन का प्रभाव। फरवरी 2020 में 5 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 6,993 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया। इस अध्ययन के अनुसार घरेलू शौचालय की बढ़ती पहुंच से भारतीय ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती पहुंच से भारत में महिलाओं की सुविधा सुरक्षा स्वाभिमान में सुधार हुआ है। लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, टॉयलेट की व्यवस्था घर में ही करी जा रही है। जब इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों में शौच करने के लिए खुले में न जाने पर 93% महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। ठीक है। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की थी। ये अब एक और लास्ट मैं बताता हूँ मिशन पूर्वोदय, उसके बाद हम ये क्लास को कल करेंगे कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। मिशन पूर्वोदय देखिए, फरवरी 2020 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, जापानी राजदूत, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच इस्पात क्षेत्रों में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्यता की पहचान कीजिए। पहला है, इस्पात क्षेत्रों में बढ़ोतरी है तो मिशन पूर्वोदय संचालित किया जाएगा। ठीक है। मिशन के तहत उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उपकरण तय है, ये भी है। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2030 तक उड़ीसा की इस्पात उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन पार कर लेगी। चौथा है, उड़ीसा भारत का दूसरा सर्वोच्च इस्पात उत्पादक राज्य है। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो देखना है। फर्स्ट ये ऑप्शन है 1 और 2, बी है 1 और 3, सी है 3 और 4, उपयुक्त चारों कथन सही है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 1 और 3। एक में ये जो मिशन पूर्वोदय है वो संचालित किया जाएगा। 3 में है क्या है कि भाई 100 मिलियन टन का लक्ष्य पार करने की कैपेसिटी आ जाएगी केंद्र सरकार के अनुसार 2030 तक। ठीक है। इससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ते हैं हम। फरवरी 2020 में भारत के इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी
और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ भुवनेश्वर में इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई। मुद्दों के तहत पूरे भारत में एकीकृत स्टील हब बनाने की सहमति व्यक्त की गई है, जिसे मिशन पूर्वोदय द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मिशन के तहत उड़ीसा के कलिंग नगर जिला जाजपुर को उपकरण एपीसेंटर बनाया जाएगा, जो वैश्विक इस्पात का उद्योग का एक जीवंत केंद्र होगा। ठीक है, इससे काफ़ी रोजगार आने वाले हैं। अगर ये स्टील इंडस्ट्री का वर्क होगा इसका, अगर इसको इससे बहुत सारा रोजगार पैदा होने वाला है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह केंद्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करेगा, जो उड़ीसा के लोगों के लिए बेहतर भविष्य होगा। उड़ीसा के लिए ही नहीं, बहुत पूरे भारत के लिए होगा। अभी प्रेजेंट टाइम में स्टील इंडस्ट्री में 25 लाख लोग जो है वर्क कर रहे हैं। अगर ये डबल और ट्रिपल प्रोडक्शन कैपेसिटी कर देते हैं तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। मिशन को पूरा करने के लिए जापानी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद मिलेगी, जो सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगे। ध्यातव्य है कि उड़ीसा देश का सर्वोच्च इस्पात उत्पादक राज्य है। ठीक है, केंद्र सरकार उड़ीसा में इस्पात उत्पादन को मजबूत बनाने का काम कर रही है, जिसके उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2020 तक प्रति वर्ष 100 मिलियन टन के पार जाना तय है। ठीक है, आज के लेक्चर में सारा ये इतना ही। आगे हम बृहद सामाजिक आधिकारिकता शिविर इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग डेली इसको अटेंड करते रहिए, 1 बाय 1 ये पूरा मार्च का मैं पूरा करंट कवर कर दूंगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इससे शॉर्ट नोट्स अपने कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। जी, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, तो उसको कमेंट करके बताएं कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है, जो आज मैंने पढ़ाया है, जो बताया है, जो डिस्कस किया है, और आप अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है, और वीडियो को शेयर कर दें कई जगह पे, जिससे और लोगों को भी इसमें हेल्प मिले।